बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 4 मुलाहिज़ा फरमाएं। इलेक्शन आने वाले थे। चौधरी बरकत अली ने आबद अली को आमादा कर लिया कि वो सूबाई असम्बली की सीट पर इस इलाके से मलिक अब्दुर्रहमान के मुकाबले में खड़ा हो जाए। आबद अली तालीम याफ्ता था, उसे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन चौधरी बरकत अली ने उसे यकीन दहानी कराई थी कि अगर वो कामयाब हो गया तो वो ना सिर्फ अपने बाप की ज़मीन वापस कर लेगा बल्कि राजी भी खरीद लेगा। आबद अली को मजीद राजी का लालच नहीं था, वो सिर्फ अपने बाप की जमीन हासिल करना चाहता था। वैसे भी एक बात उसकी समझ में आ गई थी कि जिंदा रहने और अपना हक लेने के लिए ताकत जरूरी है। उसे एक मौका मिल रहा था। चौधरी बरकत अली ने वादा किया था कि वो इलेक्शन के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करेगा। इसके एवज उसे ये तहरीर लिख कर देना होगी कि कामयाबी के बाद चौधरी बरकत अली के क्या क्या मुतालबात पूरे करेगा। आबद अली को कोई इतराज नहीं था, उसने तहरीर लिख कर दे दी और चौधरी बरकत अली ने उसे अपने उम्मीदवार की हैसियत से मुतारफ कराना शुरू कर दिया। ये खबर मलिक नवाज अली के लिए तशवीशनाक थी। पहले वो मलिक अब्दुर्रहमान के लिए इंतखाबी मुहिम चलाया करता था, लेकिन इस मरतबा उसने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। वो दूसरों के लिए लाखों रुपए खर्च करता और फिर भी उनका मोहताज रहता था। अगर वो खुद कामयाब हो गया तो तमाम फायदे खुद ही उठाएगा और आबद अली जैसे लोगों से भी निमट लेगा। कुछ ही अरसे बाद इलेक्शन की गहमा गहमियां शुरू हो गई। हर इलाके में इंतखाबी मुहिम जोरों पर थी। गांवों देहातों में तो मेलों का सा समा था। आबद अली के हल्के से 4 उम्मीदवार खड़े हुए थे। उस रोज पोलिंग हुई और रात तक रिजल्ट भी सामने आ गया। आबद अली को अगरचे मलिक नवाज अली से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। वो तीसरे नंबर पर रहा। दूसरे नंबर पर मलिक अब्दुर्रहमान का वोट मिले और अब्दुल रशीद नामी एक ऐसा उम्मीदवार चंद सौ वोटों की अक्सरियत से जीत गया था, जिसकी तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। वोट बढ़ जाने की वजह से मलिक अब्दुर्रहमान पहली मरतबा इलेक्शन हारा था। वो इसका जिम्मेदार नवाज अली को ठहरा रहा था और मलिक नवाज अली अपनी शिकस्त का बायस आबद अली को समझ रहा था। उसके ख्याल में अगर आबद अली उसके मुकाबले पर खड़ा ना होता तो वो जरूर कामयाब हो जाता। हारा आबद अली भी था, लेकिन उसे अपनी शिकस्त का कोई अफसोस नहीं था। वो सियासत का आदमी नहीं था। उसने अपनी शिकस्त को अना का मसला नहीं बनाया था। वो तो एक खास मकसद के लिए किसी के उकसाने पर इलेक्शन में खड़ा हुआ था। हारने से उसे कोई गम नहीं हुआ था, लेकिन मलिक नवाज अली ने इस शिकस्त को अपनी अना का मसला बना लिया था। नवाज अली और आबद अली में दुश्मनी की जड़ें कुछ और गहरी होगी। आबद अली को सिर्फ अपने बाप दादा की राजी के उसूल से दिलचस्पी थी, जबकि नवाज अली ने इलेक्शन लड़ने का फैसला करके अपना बहुत कुछ दाव पर लगा दिया था और वो बहुत कुछ हार गया था। मलिक अब्दुर्रहमान ने उसकी सरपरस्ती से हाथ उठा लिया क्योंकि वो उसी के हलके में उसके मुकाबले में खड़ा हुआ था। मलिक नवाज अली का बहरहाल अपना एक हलका था। उसका स्मगलिंग का बिजनेस इस शिकस्त से मुतासर जरूर हुआ था, लेकिन रुका नहीं था। स्मगलिंग के हवाले से उसे अभी भी उन लोगों की सरपरस्ती हासिल थी जो पहले भी उनके सरपरस्त थे। इलेक्शन से पहले तो मलिक नवाज अली और आबद अली की दुश्मनी सिर्फ मुकदमे बाजी तक महदूद थी, मगर इस सियासत के खेल ने उन्हें एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया था। आबद अली भी अब सर उठाने लगा था। सुल्तानपुर का चौधरी बरकत अली उसकी पुष्ट पर था, जिससे उसका हौसला कुछ और बढ़ गया था। रकम अली का इलाका चौधरी बरकत अली के लिए भी अहमियत रखता था और इसलिए वो आबद अली की पुष्ट पनाही भी कर रहा था। इलेक्शन में आबद अली की शिकस्त पर उसे भी कोई अफसोस नहीं हुआ था। उसने जिस हिसाब से वोट लिए थे, उससे चौधरी बरकत अली को यकीन था कि अगले इलेक्शन में आबद अली जरूर कामयाब होगा। यही वजह थी कि वो आबद अली को अपने करीब रखने की कोशिश कर रहा था। आबद अली को मजीद करीब लाने और उसे काबू में रखने के लिए उसके जहन में एक और तरकीब आई। शगुफ्ता उसके एक दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। उसने सुल्तानपुरी के हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर रखा था। वो न सिर्फ हसीन थी बल्कि बड़ी खुश इखलाक और सुलझे हुए मिजाज की लड़की थी। चौधरी बरकत अली ने आबद अली को उससे रिश्ते पर आमादा कर लिया और चंद महीनों के अंदर अंदर उनकी शादी भी हो गई। वालिदैन के इंतकाल के बाद आबद अली अकेला ही रहता था। शगुफ्ता के आ जाने से घर में रौनक हो गई, लेकिन दूसरी तरफ आबद अली के लिए उलझनें बढ़ती रहीं। मलिक नवाज अली भी अपने बाप की तरह ऊंचे हथकंडों पर उतर आया था। उन दिनों दारा को आबद अली ने पहली मर्तबा देखा। वो खासा ऊंचा, लंबा, हट्टा कट्टा आदमी था। मलिक नवाज उसे न जाने कहां से लेकर आया था, लेकिन रखा वाली में आते ही दारा ने एक तूफान बदतमीजी उठा दिया था। वो गाड़ी में और जमीनों पर दंदनाता फिरता। गांव वालों और मिजारों से मारपीट उसका रोज का मामूल बन गया था। लोग मलिक नवाज अली के पास उसकी शिकायत लेकर जाते और मलिक मुस्कुरा कर रह जाता। एक महीने के अंदर अंदर दारा ने गांव के लोगों में गुंडागर्दी का रोब जमा लिया था। अब किसी को उसके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। दूसरे महीने दारा ने आबद अली के एक मजारे की टांग तोड़ दी। पुलिस में दारा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस मलिक नवाज अली की हवेली में दावत उड़ाने के बाद खुद मिजारे और उसके भाई और बाप को गिरफ्तार करके ले गई। आबद दिल मिलाकर रह गया। वो कुछ भी तो नहीं कर सका था। आबद अली की शादी को 10 महीने हो गए थे। शगुफ्ता मां बनने वाली थी। गांव में शहर जैसी सहूलतें तो नहीं थी। आबद अली शगुफ्ता को लेकर लाहौर शहर वाले मकान में ले गया। उसकी देखभाल के लिए गांव की एक औरत भी साथ आ गई थी।
शगुफ्ता ने बेटे को जन्म दिया तो उनकी जिंदगी में बहार आ गई। ये उनके गुलशन का पहला फूल था। दोनों बहुत खुश थे। बच्चे की पैदाइश के बाद शगुफ्ता ने साफ कह दिया था कि अब वो गांव नहीं जाएगी, बल्कि मुस्तकिल तौर पर शहर में रहेगी। आबद अली ने कोई इतराज नहीं किया। आबद अली भी शहर ही में रहने लगा। वक्तन फवक्तन वो गांव भी रहता था। उसने मोटरसाइकिल ले ली थी, जिससे गांव के लिए आमदोरफ्त के लिए सहूलत हो गई थी। उस रोज वो दोपहर के कुछ ही देर बाद गांव आया। शगुफ्ता से उसने कह दिया था कि वो रात को वापस आ जाएगा। वो सीधा गांव के रास्ते पर चल पड़ा। गांव दाखिल होने की बजाय खेतों की तरफ निकल गया, जहां उसका एक छोटा सा डेरा था। मवेशी भी यहीं बंधे होते थे और एक आदमी भी यहाँ रहता था। आबद अली पगडंडी पर मोटरसाइकिल चलाता हुआ उस डेरे पर आया था। वो तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ बैठा मिजारे अकबर से बातें करता रहा। फिर मोटरसाइकिल डेरे पर खड़ी करके गाँव आ गया। रात का खाना उसने गाँव ही में खाया। वो वापस जाने के लिए दोबारा डेरे पर आ गया। उस वक्त अकबर ने उसे एक बात बताई जिसे सुनकर आबद अली चौंके बगैर ना रह सका। अकबर अली ने उसे बताया कि मुझे बड़े खुफिया तरीके से पता चला है कि मलिक नवाज़ अली के आदमी आज सोने की एक भारी खेप लेकर सरहद पार करके दूसरी तरफ जाने वाले हैं। अकबर को ये इतला कैसे मिली थी, इससे आबद अली को कोई गरज न थी, लेकिन वो जानता था कि मलिक नवाज़ अली आज सोने की स्मगलिंग कर रहा है। आबद अली ने रात वहीं रहने का फैसला कर लिया। उसने ये भी तय कर लिया था कि आज वो उनकी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना देगा। वो डेरे के आसपास टहलता रहा। वो एक पुराने कुएं के पास आकर खड़ा हो गया। उस कुएं पर पहले से रेट लगा हुआ था, लेकिन 1 साल पहले कुछ फासले पर बोरिंग करके ट्यूबवेल लगवा लिया गया था, जिस वजह से ये कुआं तकरीबन बंद हो गया था। कुएं पर बहरहाल रेट के बाकियात अब भी मौजूद थे। आबद अली रेट की लकड़ी पर बैठ के और वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा। अकबर ने उसे बताया था कि वो लोग आधी रात के बाद इस तरफ से गुजरेंगे। आबद अली इंतजार करता रहा। रात 3 बजे के लगभग उसे किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां नजर आई। वो कोई कार थी जो सड़क से हटकर खेतों की तरफ आ रही थी। आबद अली अपनी जगह से उठकर एक तरफ दौड़ने लगा और तकरीबन 200 गज दूर खेतों के दरमियान उस कच्चे रास्ते पर रुक गया जहां से उस गाड़ी को गुजरना था। वो रास्ते के करीब ही पौधों में छुप गया। उसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और गाड़ी के करीब आने का इंतजार करने लगा। ये पिस्तौल उसने चंद महीने अपनी हिफाजत के लिए खरीदा था और उसके पास इसका लाइसेंस भी मौजूद था। वो जब भी गाँव आता पिस्तौल को अपनी जेब में डालना नहीं भूलता था। वो कार ही थी। हेडलैम्प की रोशनियां बुझ गईं। आबद अली पौधों में छुपा कार के करीब आने का इंतजार करता रहा और फिर जैसे ही कार उसके सामने पहुंची उसने फायर कर दिया। उसकी गोली ठीक निशाने पर बैठी और कार का अगला टायर एक धमाके से फट गया। कार लहराकर एक खेत में घुस गई। 3 आदमी कार से उतरकर एक तरफ दौड़े। कदोकामद की वजह से आबद अली ने उनमें से एक को पहचान लिया। वो दारा था। तुम लोग चारों तरफ से घेरे जा चुके हो, हथियार फेंक दो, आबद अली चीखा। आबद अली का ख्याल था कि वो लोग मेरी बातों में आ जाएंगे, लेकिन वो लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हुए खेतों में एक तरफ भाग खड़े हुए। आबद अली ने भी 1-2 फायर कर दिए। आबद अली दौड़कर कार के करीब पहुंच गया। उसने झांक कर अंदर देखा। कार की पिछली सीट पर 2 कैनवस के बड़े बड़े थैले पड़े हुए थे। उसने इधर उधर देखा। दारा और उसके साथी दौड़ते हुए वहां से बहुत दूर जा चुके थे। आबद अली दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके उसे खेतों में मोड़ दिया। एक टायर ब्रेस्ट होने की वजह से कार घिसट कर चल रही थी। अकबर डेरे पर नहीं था। वो फायरिंग की आवाज सुनकर कहीं भाग गया था। आबद अली ने कार की पिछली सीट पर रखे हुए कैनवस के थैले खोलकर देखे। उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। दोनों थैलों में सोने के बिस्किट भरे हुए थे। आबद अली ने कार से उतरकर इधर उधर देखा और फिर वो दोनों थैले बाहर निकाल लिए जो खासे वजनी थे। उस वक्त एक बार फिर फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। गालिबन दारा और उसके साथी समझ गए थे कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो फायरिंग करते हुए इसी तरफ आ रहे थे। आबद अली ने एक बार फिर इधर उधर देखा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन थैलों को कहाँ छुपाया जाए और बिलाकर एक जगह उसकी समझ में आ ही गई। इसने दोनों थैलों की जिप अच्छी तरह बंद करके और उन्हें रेट वाले कुएं में फेंक दिया। दारा और उसके साथी करीब आ रहे थे। आबद अली अपनी मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ा। दारा ने उसे दौड़ते हुए देख लिया था और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। आबद अली ने किक लगाकर मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट किया और उसे गियर में डालकर एक्सीलेटर ग्रिप पूरी तरह घुमा दी। मोटरसाइकिल उछलकर आगे निकली। दारा और उसके साथी पीछे दौड़ते हुए फायरिंग कर रहे थे। गोलियां आबद अली के आसपास से गुजर रही थी, लेकिन आबद अली उनसे महफूज ही रहा। मोटरसाइकिल उछलती हुई खेतों में दौड़ती रही। सड़क पर आकर उसने मोटरसाइकिल दाईं तरफ मोड़ दी। ये सड़क सीधी रावी के पुल तक चली गई थी। शहर में अपने घर में पहुंचने के लिए आबद अली को एक तवील चक्कर काटना पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो सुबह के 5 बजने वाले थे। बदहवासी और अनजाना सा खौफ आबद अली के चेहरे पर नुमाया था। शगुफ्ता उसे देखकर परेशान हो गई। उससे कुछ पूछने की कोशिश करती रही, लेकिन आबद अली ने उसे टाल दिया। उसके 3 दिन बाद दारा और उसके साथी ने उसे ढूंढ निकाला। वो आधी रात के करीब उसके घर में घुस आए। उन दोनों के पास पिस्तौल थे। वो आबद अली से उन सोने के 2 थैलों के बारे में पूछ रहा था जो उसने गायब किए थे। उसके कहने के मुताबिक कार में सोने के 6 थैले थे, 4 डिक्की में और 2 पिछली सीट पर। सीट वाले थैले गायब थे। दारे के कहने के मुताबिक उन 2 थैलों में तकरीबन 5 करोड़ रुपए मालियत का सोना था। अगर आबद अली वो थैले उनके हवाले कर दे तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन आबद अली लाइल्मी का इजहार करता रहा।
उसे तो इस बात का अफसोस था कि उसे डिक्की का ख्याल क्यों नहीं आया था। उस वक्त उसे डिक्की का ख्याल आ जाता तो वो बाकी 4 थैले भी कुएं में फेंक देता। दारा इंसान नहीं दरिंदा साबित हुआ। उसने आबद अली को मार मार कर अधमुआ कर दिया। शगुफ्ता को भी उसने तशद्दुद का निशाना बनाया था। आबद अली और शगुफ्ता की चीखें फिजा में गूंजती रहीं, लेकिन कोई इनकी मदद को नहीं आया। गुलशन रावी उन दिनों नया नया आबाद हुआ था। बहुत से मकान जेरे तामीर थे। आबाद मकान एक दूसरे से खासे फासले पर थे। आबद अली का मकान भी किसी कदर अलग थलग था, इसलिए कोई इनकी मदद को ना आ सका। इनकी चीखों की आवाजें यकीनन सुनी गई थी, लेकिन किसको पड़ी थी कि आधी रात को अपने घर से निकलता। आबद अली की हिम्मत जवाब देने लगी। बिलाखिर जान बचाने के लिए उसने दारा को बताया कि वो दोनों थैले उसने रावी में पुल के दूसरे सतून के करीब फेंक दिए थे। दारा ने उसे ये धमकी दी थी कि अगर उस जगह दरिया में थैले ना मिले तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आबद अली ने सुबह होने से पहले पहले वो मकान छोड़ दिया। वो अपनी बीवी और 2 माह के बच्चे को लेकर फिरोजपुर रोड पर अचरा के एक मकान में आ गया, लेकिन 3 दिन बाद दारा ने उन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। उस रात आबद अली गाफिल नहीं था। इसने दारा और उसके साथियों का मुकाबला करने की कोशिश की। दारा उसके साथी मकान में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने मकान को आग लगा दी। मकान में आग भड़क रही थी। दारा और उसके साथी बाहर खड़े कहके लगा रहे थे। किसी ने पुलिस को इतला दे दी। पुलिस के आ जाने से दारा और उसके साथी भाग निकले और लोगों ने पुलिस की मदद से आबद अली और उसकी बीवी और बच्चे को बचा लिया, मगर वो मकान जल कर राख हो गया। आबद अली को अपने एक दोस्त के यहाँ पनाह मिली। उसकी वजह से मलिक नवाज अली को 5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा था। वो उसे किसी सूरत में भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ कोई जगह उसके लिए महफूज नहीं थी। फैसलाबाद में उसके रिश्तेदार थे। इसने सोचा वहां चला जाए, लेकिन इसे यकीन था कि मलिक नवाज अली के आदमी से वहां भी ढूंढ निकालेंगे। इसके दोस्त ने उसे मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया। वो खुद उन्हें लेकर कराची पहुंच गया। यहीं से उन्होंने पासपोर्ट बनवाए और सिंगापुर आ गए। प्रताप सिंह ने डायरी बंद कर दी। उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। आबद अली जब सिंगापुर आया था तो उसने प्रताप सिंह को अपने बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन 5 करोड़ रुपए मालिद के सोने वाली बात नहीं बताई थी। अलबत्ता चंद रोज पहले मरने से थोड़ी देर कबल उसने सोने के बारे में इंकिशाफ किया था। डायरी पढ़ने के बाद प्रताप सिंह को यह समझने में देर न लगी कि दारा उसे तलाश करता हुआ यहाँ इसीलिए आया है कि सोने के बारे में मालूम कर सके। अचानक प्रताप सिंह के ज़हन में एक और ख्याल आया। हो सकता है मलिक नवाज अली सब कुछ भूल चुका हो और दारा अपने तौर पर सोना हासिल करना चाहता हो, और वो आबद अली को तलाश करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया और मलिक नवाज अली को इसका पता भी ना हो। ऐसा हो सकता था दारा के बारे में आबद अली ने जो कुछ भी सोचा था और डायरी में जो कुछ भी पढ़ा था उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि दारा जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, उससे कुछ भी भाई नहीं। आबद अली की डायरी पढ़ने के बाद पूरा पसे मंजर प्रताप सिंह के सामने आ गया। आबद अली और उसकी बीवी शगुफ्ता एक स्मगलर की नफरत और इंतकाम का शिकार हो गई थी, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि यह किस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। वजदान आबद अली का ही बेटा था और बदकिस्मती से अपने माँ बाप के कत्ल का वाहिद चशमदीद गवाह था। मजीद बदकिस्मती ये थी कि कातिल वही लोग थे जिन्होंने वजदान के माँ बाप को अपनी ही सरजमीन पर चैन से नहीं रहने दिया था और 12 साल पहले इन्हें अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और बिलाखिर मौत का शिकार हो गए थे। इस तरह यह सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हो गया था, बल्कि मजीद दराज हो गया था। वजदान ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल होते देखा था। दारा के बारे में इसने अपने माँ बाप को बातें करते हुए भी सुना था, और जब वो अपने बाप की डायरी पढ़ेगा तो इसकी नफरत 2 चंद हो जाएगी और वो मुजस्समे इंतकाम बन जाएगा और दुनिया की कोई ताकत उसे अपने माँ बाप के कातिलों को मौत के घाट उतारने से रोक नहीं सकेगी। प्रताप सिंह ने यह सब कुछ सोचते हुए डायरी बंद करके तकिए के नीचे रख दी और सामने दीवार की कला की तरफ देखने लगा। 2 बज चुके थे। उसने गर्दन घुमाकर वजदान की तरफ देखा। वो गहरी नींद में था। प्रताप सिंह भी सीधा होकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन दूसरे हिले में उसे चौंक जाना पड़ा। छत पर ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे उठा पटक हो रही हो। उसने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाला और चप्पल पहने बगैर तेजी से कमरे से बाहर आ गया। लाउंज में पहुंचकर छत पर उठा पटक की आवाजें ज्यादा वाज़ेह सुनाई देने लगी। सवितर सिंह, ओए सवितर सिंह, क्या हो रहा है? कहाँ हो तुम? उसने 2-3 मरतबा सवितर सिंह को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो तेज कदम उठाता हुआ लाउंज का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने दाईं तरफ छलांग लगा दी। अगर उसे एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो उसका जिस्म गोलियों से छिलनी हो जाता। सामने से उस पर गोलियों की बौछार कर दी गई। मौत प्रताप सिंह के बहुत करीब से गुजरी। अगर उसे छलांग लगाने में एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो इसका जिस्म गोलियों से छिलनी हो चुका होता। लाउंज वाले उस दरवाजे के सामने कुशादा बरामदा था, जिसके फर्श और सीढ़ियों पर मार्बल के टुकड़े लगे हुए थे। बरामदे की छत को सहारा देने के लिए 2 सतून थे, उन पर भी सफेद संगमरमर के टुकड़े लगे हुए थे। बरामदे में दीवारों के साथ और फर्श के किनारों पर मोज़ाइक से बने हुए बड़े बड़े गमले रखे हुए थे, जिनमें फूलों के पौधे थे। सतूनों के साथ टिके हुए 2 गमलों में बारीक पत्तियों वाली बेलें थी, जो सतून पर बल खाती हुई ऊपर छत तक आ गई थी। प्रताप सिंह रोजाना सुबह सवेरे उठकर उन गमलों में पानी डाला करता और अब यही गमले इसकी जिंदगी की जमानत बन गए थे।
गोली की बुछार होते ही उसने एक तरफ छलांग लगाई और फर्श पर गिरते हुए उन बड़े बड़े गमलों की आड़ में लेट गया। यह गनीमत था कि बरामदे की बत्ती नहीं जल रही थी। अगर रोशनी होती तो उसे देख लिया जाता। तारीकी की वजह से वो हमलावरों की नजरों से महफूज हो गया था। छलांग लगाते हुए उसका पिस्तौल भी हाथ से छूट गया, लेकिन यह पिस्तौल तलाश करने का वक्त नहीं था। सामने से फायरिंग हो रही थी और गोलियां बरामदे वाले दरवाजे के सामने दीवारों और सतूनों पर लग रही थी। ऑटोमेटिक राइफल या सब मशीन गन से होने वाली फायरिंग बहुत शदीद थी। प्रताप सिंह गमलों के पीछे बेसु हरकत लेटा वैदान के बारे में सोच रहा था। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज से उसकी आंख भी खुल गई होगी और प्रताप सिंह दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि कहीं वो बिस्तर से उठकर बाहर आने की कोशिश ना करे। ऐसी सूरत में उसका बचना मुश्किल हो जाता। फायरिंग बंद हो गई। प्रताप सिंह ने एक लम्हे को इंतजार किया और फिर बड़ी एहतियात से दोनों हाथ फैलाकर आसपास फर्श को टटोलने लगा। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि पिस्तौल उसे करीबी फर्श पर पड़ा हुआ मिल गया। उसने बड़ी आहिस्तगी से सेफ्टी कैच हटाया और सामने देखने लगा। अब तक उसकी आंखें किसी हद तक तारीकी से मानूस हो चुकी थी। गली में अगरचे स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन गुंजान शाखों वाले एक दरख्त की वजह से वो रोशनी प्रताप सिंह के मकान के सेन तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में घूर रहा था। प्रताप सिंह को हमलावरों के बारे में अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो यकीनन दारा के आदमी थे जो हर कीमत पर वैदान को मौत के घाट उतारना चाहते थे, ताकि उनका जुर्म का वायद ऐनी गवाह इस दुनिया में मौजूद न रहे। लेकिन उसे हैरत तो इस बात पर थी कि वो दोनों पुलिस वाले कहाँ गए थे जिन्हें मकान की हिफाजत पर तैनात किया गया था। सवितर सिंह और दूसरा बॉडीगार्ड दरबार सिंह मकान की छत पर ड्यूटी दिया करते थे। छत पर से किसी किस्म की आवाजें सुनकर ही वो चौंका था। उसने बरामदे वाले दरवाजे से बाहर निकलते हुए सवितर सिंह को आवाजें भी दी थी। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। अलबत्ता उस पर फायरिंग शुरू हो गई थी। उसे इस बात पर भी हैरत थी कि गेट की बत्तियां क्यों बुझी हुई थी। उस पर फायरिंग सामने से की गई थी, जिसका मतलब था कि फायरिंग करने वाला सामने ही किसी जगह मौजूद था, लेकिन तारीकी में वो भी नजर नहीं आ रहा था। प्रताप सिंह दीदे घुमाता हुआ तारीकी में घूरता रहा और फिर अचानक वो चौंक गया। एक स्याह हेवला सामने वाली दीवार के करीब हरकत करता हुआ नजर आया। प्रताप सिंह ने बड़ी एहतियात से पिस्तौल वाला हाथ गमलों के बीच में से आगे निकाला और ट्रैगर दबा दिया। उसका निशाना खता गया। गोली कंपाउंड की दीवार में लगी। स्याह हेवला बरक रफ्तारी से उछलकर दरख्त की आड़ में चला गया और फिर दूसरे इलम में प्रताप सिंह पर गोलियों की बारिश होने लगी। गोलियां गमलों पर और बरामदे के सतूनों पर लग रही थी। प्रताप सिंह गमलों के पीछे दुबका हुआ था। फायरिंग एक लम्हे को रुकी और उसी एक लम्हे से फायदा उठाते हुए प्रताप सिंह ने एक बार फिर सर उठाकर गमलों के ऊपर से देखा। दरख्त के पीछे दुबका हुआ स्याह हेवला आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ सिरक रहा था। प्रताप सिंह ने फौरन ट्रैगर दबा दिया। फायर की आवाज के साथ एक इंसानी चीख गूंज उठी और फिर वो हेवला इस तरह उछलकर दीवार पर चढ़ा जैसे उसके पैरों में स्प्रिंग लगे हों। प्रताप सिंह ने एक बार फिर ट्रैगर दबाया। वो दीवार के दूसरी तरफ छलांग लगा चुका था। गोली दीवार पर लगी। प्रताप सिंह एक झटके से उठ गया। वो स्याह हेवले के पीछे गली में जाना चाहता था, लेकिन मकान के अंदर से वैदान की चीख सुनकर वो चौंक पड़ा। इसने बाहर जाने का इरादा तर्क कर दिया और पलटकर बरामदे की तरफ लपका। वैदान उसके बेडरूम में सोया करता था। प्रताप सिंह का ख्याल था कि फायरिंग से उसकी आंख खुल गई थी और वो डर कर चीखा था। वो अपने बेडरूम की तरफ दौड़ा। वैदान के चीखने की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। प्रताप सिंह जैसे ही बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा, इस तरह ठिठक कर रुक गया जैसे जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए हों। एक दुबला पतला सा चीनी कमरे में खड़ा था और उसके एक हाथ में पिस्तौल था और दूसरे हाथ से उसने वैदान की गर्दन दबोच रखी थी। प्रताप सिंह ने पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया, लेकिन गोली नहीं चलाई। वैदान उस चीनी के कब्जे में था। तुम पिस्तौल फेंक दो प्रताप सिंह, चीनी ने अपने पिस्तौल की नाल वैदान की कनपटी से लगाते हुए कहा। अगर कोई चालाकी दिखाया तो हम इस लड़के का खोपड़ी उड़ा देगा। सूरत-ए-हाल इंतहाई नाजुक थी। लड़के की जिंदगी खतरे में थी। प्रताप सिंह इस वक्त कोई चालाकी नहीं दिखा सकता था। उस चीनी की उंगली की मामूली सी हरकत वैदान की जिंदगी का खात्मा कर सकती थी। उसने पिस्तौल फेंक दिया। तुम बचकर नहीं जा सकोगे, वो चीनी की तरफ देखते हुए बोला। तुम्हारा एक साथी मेरे हाथों जख्मी होकर भाग गया है। बाहर 2 पुलिस वाले और मेरे 2 गार्ड मकान की छत पर मौजूद हैं। तुम यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो सकते। बेहतर है इस लड़के को छोड़ दो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ये लड़का इस वक्त मेरा जिंदगी का जमानत है, चीनी ने कहा। मेरा जिंदगी का जमानत भी और $10,000 का चेक भी। मैं इस लड़के को जिंदा ले जाऊंगा तो मेरे को $10,000 मिलने का है। और तुम्हारे गार्ड, वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, हमारे जाने के बाद तुम छत से उनका लाशें उठा लेना। प्रताप सिंह चौंक गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सौ रब्दी। प्रताप सिंह बोला, इस लड़के को छोड़ दो, अभी तुम मेरा रास्ते से हट जाओ। चीनी ने पिस्तौल से इशारा किया। इस तरफ आ जाओ, कमरे के अंदर, इधर। प्रताप सिंह अभी तक दरवाजे ही में खड़ा था। वो अंदर आ गया। चीनी वैदान को गर्दन से पकड़े उसे खींचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पिस्तौल से उसने प्रताप सिंह को जद में ले रखा था। खौफ की शिद्दत से वैदान का चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। लगता था उसके जिस्म का सारा खून नुचड़ गया हो। चीनी उसे अपने साथ खींचता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। प्रताप सिंह भी मोहतात अंदाज में छोटे छोटे कदम उठाता हुआ दरवाजे से बाहर आ गया।
चीनी वैदान को गिरफ्त में लिए राहदारी में उल्टे कदमों चलता हुआ अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मकान की पिछली तरफ वसी लान था, कोई कंपाउंड वाल न थी, बल्कि दूसरे मकानों के लान साथ मिले हुए थे। प्रताप सिंह को समझने में देर न लगी कि जब वो मकान के सामने वाले रुख पर दूसरे हमला आवर से नबर्द आदमा था, उस वक्त ये चीनी किसी तरह अकबी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। उसे ये भी अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि हमलावर सिर्फ दो ही थे, एक वो जो प्रताप सिंह के हाथों जख्मी होकर भाग गया और एक ये जो छत पर इसके दोनों मुआवजों से निमटने के बाद अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था और अब इसी रास्ते से वापस जा रहा था। चीनी वैदान को गिरफ्त में लिए आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदमों पीछे हट रहा था। उसके पिस्तौल का रुख अब भी प्रताप सिंह की तरफ था और प्रताप सिंह भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। वो हर कीमत पर इस चीनी को रोकना चाहता था, लेकिन अभी तक कोई बात इसकी समय में नहीं आई थी। और फिर वो चीनी के पीछे देखते ही अचानक चीखा, नहीं अफीसर, गोली मत चलाना। उसका ये नफ्सियाती हरबा 100% कामयाब रहा। चीनी बड़ी तेजी से पीछे मुड़ा। प्रताप सिंह के लिए इतना ही काफी था। वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ चीनी के ऊपर जा गिरा। चीनी बदहवास हो गया। वैदान की गर्दन पर उसकी गिरफ्त छूट गई, अलबत्ता दूसरे हाथ में पिस्तौल मौजूद था। प्रताप सिंह उसे लिए हुए साथ गिरा था। उसने सबसे पहले चीनी के पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ डाला। उसने चीनी की कलाई इस तरह मरोड़ दी कि पिस्तौल का रुख दीवार की तरफ हो गया। हाथ पर दबाव पड़ने से ट्रैगर दब गया। गोली दीवार में पेवस्त हो गई। वैदान, भाग जाओ, कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लो, प्रताप सिंह चीखा। वैदान भी उस चीनी के साथ ही फर्श पर गिरा था। वो उठकर कमरे की तरफ दौड़ा और अंदर घुसकर धड़ से दरवाजा बंद कर लिया। प्रताप सिंह के नीचे दबा हुआ चीनी अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रताप सिंह की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। वो उसकी कलाई को मरोड़ता चला गया। पिस्तौल का रुख अब चीनी के सर की तरफ हो गया था और बिलाकर पिस्तौल की नाल उसकी कनपटी से लग गई। चीनी की आंखों में वहशत सी उभर आई। वो ट्रैगर से उंगली हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रताप सिंह ने उसके हाथ को इस तरह गिरफ्त में ले रखा था कि वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका। प्रताप सिंह ने उसके हाथ पर दबाव डालते हुए जोरदार झटका दिया। डज की आवाज उभरी और पिस्तौल की नाल से निकलने वाली गोली उसकी कनपटी में सुराख करती हुई दूसरी तरफ निकल गई। खून के छींटे प्रताप सिंह के चेहरे पर पड़े। तेरा सत्यानाश, प्रताप सिंह ने बड़बड़ाते हुए उसके एक हाथ को और झटका दिया। चीनी के जिस्म में पैदा होने वाली हरकत से ट्रैगर एक मर्तबा फिर दब गया। ये गोली भी खोपड़ी ही में पेवस्त हुई। प्रताप सिंह उसे छोड़कर एक झटके से उठ गया। इसने कुर्ते के दामन से अपने चेहरे से खून के छींटे पूंछे और चीनी की तरफ देखने लगा। उसकी खोपड़ी से बहने वाला खून राहदारी के फर्श पर बिछे हुए कालीन को तर कर रहा था। पिस्तौल अब इसके हाथ में दबा हुआ था। प्रताप सिंह मुड़कर बेडरूम की तरफ दौड़ा। वैदान पुत्र, दरवाजा खोल, वो दरवाजा खटखटाते हुए बोला। चंद सेकंड बाद दरवाजा खुल गया। वैदान सामने खड़ा था और खौफ से थर थर कांप रहा था। प्रताप सिंह ने उसे पकड़कर अपने साथ लिपटा लिया। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। वो वैदान का कंधा थपथपाते हुए बोला, खत्म हो गया वो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तू तो बड़ा बहादुर लड़का है। उसने कालीन पर पड़ा हुआ अपना पिस्तौल उठाकर उसके हाथ में थमा दिया। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले और अगर कोई आ जाए तो उड़ा देना गोली से। वैसे आएगा कोई नहीं। एक भाग गया, एक मर गया। डरना मत, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो चाचा? वैदान बोला। उसके लहजे में हल्की सी थरथराहट थी। मैं छत पर सवितर सिंह को देखने जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर ले, प्रताप सिंह ने कहा। उसके बाद निकलते ही वैदान ने कमरे का दरवाजा बंद किया। प्रताप सिंह बरामदे में आ गया। उसने बल्ब जलाया और इधर उधर देखने लगा। दीवारों पर गोलियों के कई निशान थे। एक दो गमले भी टूट गए थे। वो बरामदे से उठकर बाहर वाले दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजा खोलकर बाहर देखा। दोनों पुलिस वालों में से कोई भी नजर नहीं आया। वो दरवाजा बंद करके ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ लपका। उसके दोनों गार्ड छत पर पड़े हुए थे। उसने दोनों को हिला जुला कर देखा। दरबार सिंह खत्म हो चुका था। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी। अलबत्ता सवितर सिंह जिंदा था, लेकिन बेहोश था। प्रताप सिंह दौड़ता हुआ नीचे आया और लाउंज में रखे हुए फोन का रिसीवर उठाकर पुलिस का नंबर डायल करने लगा। पुलिस को वहां पहुंचने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसे बताया गया कि गली में रहने वाले एक और शख्स ने पुलिस को फोन पर फायरिंग की इतला दे दी थी और पुलिस पहले ही रवाना हो चुकी थी। प्रताप सिंह फोन का रिसीवर रखकर बाहर आ गया। पुलिस पार्टी का इंचार्ज इंस्पेक्टर चियांगशू था। उसने आते चंद पुलिस वालों को गली में फैलाया। 3 पुलिस वालों को उसने अपने साथ रखा। प्रताप सिंह उसे बता रहा था कि किस तरह वो मकान की छत पर उठा पटक की आवाजें सुनकर कमरे से निकला और जब वो अपने बॉडीगार्ड सवितर सिंह को आवाजें देता हुआ बरामदे वाले दरवाजे से बाहर आया तो उस पर जबरदस्त फायरिंग शुरू होगी। इसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गया। अगर बरवक्त गमलों के पीछे छलांग ना लगा देता तो वो चिल्ली हो चुका होता। हमलावर वैदान को अगवा करके ले जाना चाहते थे। प्रताप सिंह इंस्पेक्टर को बता रहा था अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो वो चीनी उसे साथ ले जाने की कोशिश करने की बजाय गोली मारकर हलाक कर देता, जिसका उसे मौका भी हासिल था। लेकिन वो उसे जिंदा अपने साथ ले जाना चाहता था। इसके बदले उसे $10,000 मिलने की तवक्को थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसे $10,000 मिलने वाले थे? इंस्पेक्टर चियांगशू ने उसे घूरा। उसने खुद कहा था, प्रताप सिंह बोला। मुझे उसके अल्फाज अच्छी तरह याद हैं।
उसने कहा था कि ये लड़का ना सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए उसकी जिंदगी की जमानत है, बल्कि $10,000 के चेक की हैसियत भी रखता है। वो जिंदा इसे साथ ले जाएगा तो उसे $10,000 मिलेंगे। तुम्हारे ख्याल में हमलावर कौन हो सकते हैं? मेरा मतलब उनका ताल्लुक किससे होगा? इंस्पेक्टर चियांगशू ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। दारा, प्रताप सिंह ने बिला झिझक जवाब दिया। उसके अलावा और कौन हो सकता है? वैदान अपने वालिदैन के कत्ल का चशमदीद गवाह है। दारा उसे हर कीमत पर खत्म करना चाहता है। वो ये भी चाहता होगा कि वैदान को उसके सामने कत्ल किया जाए ताकि उसे इत्मीनान हो जाए कि अब उसके जुर्म का चशमदीद गवाह जिंदा नहीं रहा। और गालबन इसीलिए उसने वैदान को अगवा कराने के लिए इन चीनी कातलों की खिदमत हासिल की थी, लेकिन उसका मंसूबा कामयाब ना हो सका। बात समझ में आती है। इंस्पेक्टर चियांगशू ने गर्दन हिलाई। तुमने बताया था कि तुमने छत पर धींगा मुश्ती की आवाजें 2 बजे के करीब सुनी थी। क्या तुम उस वक्त सो चुके थे या जाग रहे थे? मैं उस वक्त सोने की तैयारी कर रहा था, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। बात दरअसल ये है कि रात 10 बजे के करीब हमने होटल से खाना मंगवा कर खाया। फिर वैदान तो थोड़ी देर बाद सो गया, लेकिन मैं अपने बिस्तर पर लेटा एक किताब पढ़ रहा था। वो किताब खासी दिलचस्प थी, मैंने उसे खत्म करके ही छोड़ा। किताब रखकर मैंने घड़ी देखी थी, उस वक्त 2 बज चुके थे। प्रताप सिंह खामोश होकर बाहर वाले दरवाजे की तरफ देखने लगा। आबद अली की डायरी का जिक्र वो दानिस्ता तौर पर घोल कर गया था। और हाँ, वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, एक और अहम बात बताना तो मैं भूल ही गया। वो क्या? इंस्पेक्टर बोला। क्या इस बात का इस वाक़े से कोई ताल्लुक हो सकता है? बहुत गहरा ताल्लुक है इंस्पेक्टर, प्रताप सिंह ने कहा। गुज़िश्ता रोज हम होटल से खाना खाकर वापस आ रहे थे तो ट्रैफिक सिग्नल की वजह से हमें एक चौराहे पर गाड़ी रोकनी पड़ी। वैदान मेरे साथ कार की अगली सीट पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल हमारी कार के करीब आ रुकी, जिस पर 2 चीनी सवार थे। वैदान ने उनमें से एक को पहचान लिया। वो उसके माँ बाप के कातिलों में से एक था। उसने पाबों पर खंजर से वार करके उसे हलाक किया था। वैदान ने चीख कर मुझे उसके बारे में बताया तो मैं जल्दी से गाड़ी से उतर आया। उन चीनियों ने भी वैदान के चिल्लाने की आवाज सुन ली थी और गालिबन उस शख्स ने भी वैदान को देख लिया था। उसने मोटरसाइकिल एक जोरदार झटके से आगे बढ़ाई और सिग्नल तोड़ते हुए निकल गए। हमने उनका पीछा करने की कोशिश की थी मगर कामयाब ना हो सके। क्या तुमने उनके चेहरे नहीं देखे थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं उनमें से किसी का चेहरा अच्छी तरह नहीं देख सका, लेकिन लड़के ने उन्हें पहचान लिया, प्रताप सिंह ने कहा। लड़का कहाँ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। अंदर कमरे में, प्रताप ने कहा। ठीक है, मैं उससे मिलता हूँ, लेकिन पहले इधर का मुआयना कर लें, इंस्पेक्टर चियांगशू ने कहा। वो सबसे पहले जीने पर से होते हुए छत पर आ गए। 2 कांस्टेबल इंस्पेक्टर के साथ थे। इंस्पेक्टर ने झुककर टार्च की रोशनी में पहले दरबार सिंह को देखा। वो खत्म हो चुका था। वो सवितर सिंह की तरफ मुतवज्जो हो गया। ये जिंदा है, वो बड़बड़ाया। फिर कांस्टेबलों की तरफ देखते हुए बोला, इसे नीचे ले चलो और होश में लाने की कोशिश करो। 2 कांस्टेबलों ने झुककर सवितर सिंह को उठाया और नीचे ले आए। इंस्पेक्टर और प्रताप सिंह भी नीचे आ गए और अंदर दाखिल होकर राहदारी में उस चीनी की लाश के करीब रुक गए, जिसकी खोपड़ी के पर खचे उड़ चुके थे। चेहरा खून से तर था। ये कैसे मरा? क्या तुमने? नहीं बादशाह हो, प्रताप सिंह ने उसकी बात काट दी। ये अपने ही पिस्तौल से अपने ही हाथों मरा है। पिस्तौल अभी तक इसके हाथ में है। इंस्पेक्टर चियांगशू झुककर लाश का मुआयना करने लगा। उसने लिबास की तलाशी भी ली। सिगरेट का एक पैकेट, लाइटर और कुछ रकम उसकी जेब से बरामद हुई और ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जिससे उसकी शिनाख्त हो सकती। प्रताप सिंह ने दस्तक देकर बेडरूम का दरवाजा खुलवा लिया। वैदान पिस्तौल हाथ में लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर अब भी खौफ के साए रक्स कर रहे थे। पुलिस आ गई है, अब डरने की जरूरत नहीं, लाओ पिस्तौल मुझे दे दो, प्रताप सिंह ने कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया। वैदान ने पिस्तौल उसके हवाले कर दिया और खुद भी उससे लिपट गया। प्रताप सिंह उसका कंधा थपथपाने लगा। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कमरे में दाखिल हुआ। वो वैदान से पूछगछ करने लगा और प्रताप सिंह बिस्तर की चादर उठाकर बाहर निकल गया। उसने चादर राहदारी में पड़ी हुई चीनी की लाश पर डाल दी। इंस्पेक्टर चियांगशू उस चीनी के बारे में वैदान से मुख्तलिफ सवालात करता रहा। वैदान अब बड़ी हद तक अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था और बड़े पूरे एतमाद लहजे में उसके सवालों का जवाब दे रहा था। इसी दौरान में प्रताप सिंह दोबारा कमरे में आया। टेलीफोन कहाँ है? इंस्पेक्टर ने प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए पूछा। दूसरे कमरे में, मेरे साथ आओ, प्रताप सिंह ने कहा। उनके साथ ही वैदान भी लाउंज में आ गया। इंस्पेक्टर ने फोन का रिसीवर उठाकर पुलिस स्टेशन के नंबर डायल करने शुरू कर दिए और एम्बुलेंस और फोटोग्राफर को भेजने की हिदायत देकर फोन बंद कर दिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी इंस्पेक्टर, प्रताप सिंह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यार, ड्यूटी देने वाले तुम्हारे दोनों कांस्टेबल कहाँ गायब हो गए? ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, इंस्पेक्टर ने कहा। उन्हें सख्ती से हिदायत थी कि वो ड्यूटी के दौरान में गफलत ना बरतें। अगर वो ड्यूटी छोड़कर कहीं चले गए हैं तो इस बेपरवाही पर उन्हें सख्त तरीन सजा दी जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनसे इस किस्म की कोई गलती सरजद हुई हो। जरूर कोई गड़बड़ हुई है और फिर उसकी तस्दीक भी हो गई। प्रताप सिंह कुछ कहना चाहता था कि फोन की घंटी बज उठी। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, एक लम्हे बात की, फिर रिसीवर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारे लिए कॉल है। यस, इंस्पेक्टर चियांगशू। इंस्पेक्टर रिसीवर कान के साथ लगाते हुए बोला। फोन पर बात करते हुए इंस्पेक्टर चियांगशू के चेहरे के तासरात बदल गए। प्रताप सिंह गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। इंस्पेक्टर तकरीबन 5 मिनट तक चीनी जबान में बात करता रहा। फिर उसने रिसीवर रख दिया और प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए बोला, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, गड़बड़ की तस्दीक हो गई है।